Page 69.33 available. 0002. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 319 लेकर के। और आज इस 319वें भाग में हमराही के एपिसोड नंबर 17, 18 और 19 की बात की जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको हमराही के कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे और भविष्य में जब भी आप सबको वक्त मिलेगा उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर मिलेंगी। तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक है, 319 में 17, 18, 19 तक की बातें होंगी। हैं क्या बात है। तो बात ये चल रही थी दोस्तों कि हमराही का एपिसोड नंबर 17 कैसे खास है, क्या उसमें कुछ विशेष बात है। जब मैंने कहा था आपसे पिछले कार्यक्रम में, तो पूरी घटना कुछ यूं है दोस्तों कि 16 एपिसोड अपने आप में अनोखे, अपने आप में अलग। तो ऐसे में वही कोशिश बार बार कि हर एक प्रोग्राम को एक दूसरे से जितना हो सके उतना जुदा बनाया जाए, यानी एक दूसरे से अलग किया जाए। तो जैसा मैं चाह रहा था वैसी हर बार सफलता मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। मैं पहले तो खुद से भी सवाल करता था कि और किस तरह की कहानियाँ हो सकती हैं और क्या नया हो सकता है। ये सब मैं अपने आप से भी बातें किया करता था। लेकिन ये जो परिस्थिति 17वें एपिसोड में आई, ये मैंने कभी खुद से भी कल्पना इतनी नहीं की थी कि स्थिति इतनी इस हद तक भी जा चुकी है। उसके 2-3 कारण हैं। कारण ये है कि एक तो हम लोग खुद विवाह का कार्य कर रहे थे परिचय सम्मेलन के माध्यम से। दूसरा ये कि विवाह के काम करते दौरान हमको ये भी समझ में आ रहा था कि यार स्थिति कितनी गंभीर है, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं। और ऐसे में दो अलग अलग लोग ऐसे मिल जाएं जिनको उनके ही समाज के लोगों ने उनके साथ एक तरह से क्या कहें कि गलत व्यवहार किया है और आपस में अलग हुए हैं वो लोग। तो ये मेरे लिए अपने आप में कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ब्लाइंड फील्ड में मैं बेशक पिछले 30 सालों से हूँ, लेकिन फिर भी शादी ब्याह के बारे में इतनी मेरी कोई रुचि भी नहीं थी, इतनी कोई मेरी जानकारी भी नहीं थी। बस जो जो काम सामने आते गए तब तब जानकारियाँ बनती चली गई। तो मैंने कभी इतना गंभीरता से कुछ सोचा भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में। ये भी एक कारण है। तो अब तलाश शुरू की मैंने ऐसे लोगों की। अच्छा, हम ये परिचय सम्मेलन का काम करने के दौरान ये भी पता चल गया था कि लोगों के आपस में तलाक तो हो रहे हैं। तो अब कोशिश ये की मैंने कि 2 ऐसे लोग मिले मुझे जो एक तो दोनों ब्लाइंड हो, प्लस दोनों को ब्लाइंड ने ही तलाक दिया हो, या दोनों के जीवन साथी भी ब्लाइंड ही रहे हैं, दृष्टिबाधित ही रहे। तो मेरी तलाश जल्द ही पूरी हो गई, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन ऐसे दोस्तों को, ऐसे साथियों को कार्यक्रम में लाना इतना आसान कतई नहीं था। तो विवाह परिचय सम्मेलनों का काम करते करते मेरे 2 लोग ऐसे संपर्क में आए जिनसे मैंने बातचीत शुरू कर दी।
और उनको समझाने का प्रयास किया कि एक बार आप लोगों को इस कार्यक्रम में आना चाहिए, अच्छा कार्यक्रम है और एक समाज में मैसेज जाएगा कि भाई शादी ब्याह का जो निर्णय है वो निर्णय लेते समय अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद दिनेश भाई जो है, दिनेश चौधरी जी, वो तो मान गए थे, लेकिन ममता जी को थोड़ा सा समझाने में मुझे दिक्कत हुई, लेकिन वे भी आखिरकार मान गए, ममता सैनी जी और दिनेश चौधरी जी। बहुत सारे संयोग भी हैं इस कहानी में। दोनों की शिक्षा करीब करीब दिल्ली से हुई, दोनों करीब करीब अमृतसर में, पंजाब में जॉब कर रहे थे और दोनों पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। दोनों के जीवन साथी भी दृष्टिबाधित ही थे। दोनों के एक एक संतान भी। तो ऐसे में अपने आप मुझे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि यार इस तरह का कार्यक्रम भी समाज की जागरूकता के लिए आना चाहिए। तो आखिरकार दिनेश जी ने भी सहमति दी, ममता जी ने भी सहमति दी और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक दिन, एक समय निर्धारित हुआ, तय हुआ। और जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो मुझे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सवाल पूछूं, क्या नहीं पूछूं। हालांकि मैं इनमें से दिनेश जी से तो 2019 का जो कन्वेंशन था, आबू कन्वेंशन, वहाँ से परिचित था, मिल चुका था उनसे वहाँ। हालांकि उससे पहले भी 2018 में भी मैं उनके वॉइस मैसेजेस वगैरह कभी कभी सुना करता था किसी किसी ग्रुप में। लेकिन ममता जी से मेरा परिचय तभी हुआ जब वो परिचय सम्मेलन में आई थी। तो भाई साहब बात ये हुई कि बात करते करते खुद मेरे लिए भी सवाल पूछना मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि आधे घंटे तक, काफ़ी देर तक तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों पति पत्नी आपस में हैं या दोनों अलग अलग हैं। ममता जी के जो हस्बैंड थे वो भी ब्लाइंड थे, दिनेश जी की जो वाइफ थी वो भी ब्लाइंड थी और दोनों का ही आपस में तलाक हो गया था और दोनों अलग अलग ही रह रहे थे। ममता जी अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी, रेलवे में जॉब कर रही थी और दिनेश जी दिनेश जी का जो बच्चा था वो उनकी वाइफ के पास ही था। तो दिनेश जी भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए, खुद के लिए, औरों के लिए हो या ना हो, ये कार्यक्रम बहुत कुछ सिखाने, समझाने, बताने वाला था। हालांकि कहते हैं कि अगर आपका अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं है तो कई बार बाद में चल कर के कभी कभी आपको कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिल सकती हैं जिसमें आपको अपने आप से भी थोड़ा सा दुख हो। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के बाद जब लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना तो मेरे पास दोनों ही तरह के विचार आए थे। मुझे लोगों ने बताया फ़ोन करके कि ऐसा भी था, वैसा भी था, ये था, वो था, जो भी था। मतलब मैंने कहा देखिए, मेरा काम था कार्यक्रम करना और जो सिचुएशन हुई है उसको समाज तक पहुंचाना। कौन गलत, कौन सही, इसका निर्णय करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो जो लोग जानते हैं वो अपने आप समझ जाएंगे, जो नहीं जानते हैं वो अंदाज़ा लगा लेंगे। और मेरा काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई अलग भी हो रहा है तो उसके पीछे की कहानी को भी समझना चाहिए और निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। और जीवन में किस किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं, मेरा सिर्फ इतना दायित्व है बताने का। फिर 7वां कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आया, जैसी कि उम्मीद भी थी। और ये भी कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस पर बहुत लंबे टाइम तक बातचीत हुई, लोगों ने बातें की और बाद में मुझसे भी सवाल जवाब किए। तो खैर वो सब अपनी जगह है। बाकी अब बारी है 18वें कार्यक्रम की।
अब आप दिमाग में रखिए 2020 का समय, कोरोना काल, और कोरोना में अच्छों की जॉब्स चली गई। तो ऐसे में ही एक साथी थे नीलेश, महाराष्ट्र से, उनका मैसेज आता रहता था बार बार। और एक दिन ऐसे ही उन्होंने मैसेज किया कि भाई मेरी जॉब चली गई है, ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी कहानी थोड़ी बहुत बयां की और उसमें बताया कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी स्थिति बहुत ये है, मेरी वाइफ जॉब करने जाती है, मैं जॉब नहीं कर पाता हूँ, मेरी वाइफ लो विज़न है। तो मुझे यहाँ से भी एक कहानी का आइडिया आया कि मैंने कहा यार ये एक कहानी इस लिहाज से अलग हो सकती है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, दोनों ही जॉब में नहीं है और दोनों ही एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो फिर बस जब ये आइडिया आया दिमाग में तो काम शुरू। नीलेश भाई से भी बात की, नीलेश जी की वाइफ शारदा से भी बात की और फिर ऐसे में एक शानदार कार्यक्रम इन दोनों के साथ भी रिकॉर्ड हुआ। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने उनकी मदद भी की, उनके लिए मदद का आह्वान भी किया और उनकी जॉब में भी जो काम उनके रुके पड़े थे वो काम हुए। तो इस लिहाज से भी कहते हैं ना कि आप अगर समाज में जागरूकता पहुंचाना चाहें या सुधार करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ जाकर के ही खड़े हो जाएं, दौड़ भाग कर लें। अगर आपकी बातों में दम है, आपके प्रस्तुतिकरण में दम है तो मदद किसी भी तरीके से पहुंचाई जा सकती है। तो ये बार बार देखने में आया, बात के भी कुछ कार्यक्रमों में ऐसा हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको। एक कार्यक्रम तो ऐसा था जिसमें उनको प्रधानमंत्री आवास ही मिल गया। खैर वो बाद में जब कहानी आएगी तब आएगी। तो हुआ ये कि नीलेश और शारदा की कहानी, इन्होंने अपनी संतान उत्पत्ति के लिए कितनी कोशिश की और फिर इनके ही परिवार वालों ने किस तरह से इनको धोखा दिया, चीट किया, ये सारी बातें सब कुछ इस कहानी में था। तो नीलेश और शारदा जी जहाँ भी हैं खुश रहें। परिचय नहीं है बहुत लंबे टाइम से, उनके बारे में कुछ सुनने को भी नहीं मिला। नीलेश भाई बीच में कांटेक्ट में रहते थे, मैसेज भी करते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। एक तो ये भी समस्या हमारे यहाँ, हम लोग बहुत संकोच जल्दी करने लग जाते हैं। पहले वो बड़ा एक्टिव भी थे, बताते भी थे, अब आजकल कुछ है ही नहीं। तो बात करते हैं 319वां एपिसोड है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो 319वें कार्यक्रम की बात, 19वें कार्यक्रम की बात करते हैं। 19वां कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ था। अक्सर आपको रिकॉर्डिंग क्लब पर आवाज़ सुनाई देती है डॉक्टर कुलदीप सर की, पटियाला पंजाब से, और उनकी श्रीमती जी के साथ, वीना जी शायद नाम है। तो कुलदीप जी और वीना जी के साथ, कुलदीप जी की वही बात है कि मैसेजेस आते थे और अच्छे मैसेजेस आते थे और उन मैसेजेस से ये भी पता चला कि वे भी शादीशुदा हैं और 2 बच्चे हैं। तो फिर दिमाग में आइडिया है कि चलिए इनके साथ भी कर लेते हैं कार्यक्रम। नवंबर 2020 का समय चल रहा था दोस्तों, और कुलदीप सर के साथ जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर पहली बार एक बात सामने जो आई वो भी अपने आप में बड़ी मार्मिक थी। उनके बेटे का जब जन्म हुआ तो उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी और उन्होंने खुद इस कार्यक्रम में भी कहा कि उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि अगर बेटी को भी इस तरह की कुछ दिक्कत हुई तो वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके ये परिवार, कुलदीप जी की वाइफ साइटेड हैं, हिमाचल से हैं और कुलदीप जी पंजाब से हैं। बावजूद ये परिवार अपने दोनों बच्चों की देखभाल कर रहा है। मेरा मिलना भी हुआ है एक बार, अजमेर भी इनका आना हुआ है, रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में भी जाना हुआ है, मेरे घर पे भी मैंने बुलाया था इन्हें। तो कुल मिलाकर के इस लिहाज से ये कार्यक्रम कि पेरेंटिंग, ख़ासकर बच्चों के लालन पालन में कभी कभी किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो कार्यक्रम 19 भी आप लोग सुन सकते हैं, जो कि 22 नवंबर 2020 को प्रसारित हुआ था। और 22 नवंबर 2020 को प्रसारित हुआ था, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अगले एपिसोड में
मैं उस कार्यक्रम की बात करूंगा जिस कार्यक्रम की भूमिका सितंबर में तैयार हुई थी, वो भी एक सवाल से। और वो 20वां कार्यक्रम था हमराही का। अब इस कार्यक्रम में बहुत सी चुनौतियां थी और बहुत से इत्तेफाक भी थे, संयोग भी थे। अब इन चुनौतियों और इन इत्तेफाक दोनों के बीच में समन्वय कैसे बिठाया और कैसे ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ, आप लोग अगर जानते हैं तो बताइएगा। 20वां कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखिएगा, या किसके साथ हुआ था वो बता सकते हैं आप लोग। बाकी तब तक मिलते हैं, इंतज़ार कीजिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। 0942. Page 69.3 BD. 0942. 20. Page 69.3 BD available. 1552. Page 69. June 16, 20. Page 69.3. Selected. 24. Button. Selected. 24. 27. Record. Button.